नमस्कार। एक बार फिर से हार्दिक स्वागत आपके अपने YouTube चैनल सनी एजुकेशन पर। हमने जो विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज शुरू की थी उसके अब तक 17 वीडियो आ चुके हैं। जिन साथियों ने वो वीडियो नहीं देखे तो एक बार जरूर देखें। उन वीडियो की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज का वीडियो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारे पास 851 नंबर प्रश्न, जल में तैरना न्यूटन की गति के कौन से नियम के कारण संभव है? जो जल में हम तैरते हैं तो वो न्यूटन की किस गति के कौन से नियम पर आधारित है? हमारे पास ऑप्शन गति के प्रथम नियम पर, द्वितीय नियम पर, तृतीय नियम पर या इनमें से कोई नहीं। तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। तो जल में तैरना न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है। तीसरा नियम कौन सा था? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जो बल लगते हैं दोनों तरफ, आगे की ओर पीछे की ओर, तो वो क्या होते हैं? बल, उन बलों का मान समान होता है। जितना हम पीछे की ओर बल लगाएंगे जल के अंदर उतना ही हम आगे की ओर जा पाएंगे। तो जल में तैरना न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। उसके बाद में हमारे पास 852 नंबर, कौन सी तरंगे शून्य या निर्वात में संचरण नहीं कर सकती? तो कौन सी तरंगे हैं? ध्वनि तरंगे, प्रकाश तरंगे, वायु तरंगे या एक्स तरंगे? तो कौन सी तरंगे होंगी? ध्वनि जो तरंगे होती है वो निर्वात या शून्य में नहीं संचारण कर सकती। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 853 नंबर प्रश्न, आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो आंख में जैसे प्रकाश जाता है तो उस प्रकाश की मात्रा आंख का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? हमारे पास ऑप्शन आइरिस, पुतली, लेंस या रेटिना। तो इनमें से आंख का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? आइरिस, जिसको परितारिका भी कहा जाता है, वो नियंत्रित करती है। उसके बाद में हमारे पास 854 नंबर प्रश्न, जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तो प्रकाश के कौन से गुण प्रभावित होते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तो प्रकाश के कौन से गुण प्रभावित होते हैं? हमारे पास ऑप्शन तरंग दैर्ध्य, वेग, चाल या उपयुक्त सभी। जैसे प्रकाश एक माध्यम से, ये ऊपर वाला वायु माध्यम है और नीचे वाला कांच। वायु से जब कांच में आती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, क्योंकि प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है उसका गुण होता है वो भी अपरिवर्तित हो जाता है, प्रभावित होता है। वेग होता है वो भी प्रभावित होता है और चाल भी प्रभावित होती है। तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके सभी प्रकार के गुण प्रभावित होते हैं जो दे रखे हैं। उसके बाद में हमारे पास 855 नंबर प्रश्न, जब कोई वस्तु 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो तब बने हुए प्रतिबिंबों की कितनी संख्या होगी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जब कोई वस्तु 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो तब बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? कितनी संख्या होगी? हमारे पास ऑप्शन 4 से अधिक, 5 से अधिक, 6 से अधिक या अनंत संख्या में। यदि कोई भी वस्तु है उसको 2 समतल दर्पणों में के बीच रखें तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत से अधिक होगा, मतलब बहुत सारे प्रतिबिंब बनेंगे। उसके बाद में हमारे पास 856 नंबर प्रश्न, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हमारे पास प्रश्न सोनार यंत्र का, रडार यंत्र का, दूरबीन यंत्र का, इनमें से कोई नहीं। तो किसका उपयोग किया जाता है? सोनार यंत्र का उपयोग किया जाता है।
उसके बाद में 857 नंबर प्रश्न है हमारे पास, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? तो कौन सी प्रक्रिया? ध्रुवण प्रक्रिया, अपवर्तन प्रक्रिया, परावर्तन प्रक्रिया या प्रकीर्णन प्रक्रिया। तो कौन सी प्रक्रिया होती है जो प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? तो 1 नंबर जो ऑप्शन है ध्रुवण प्रक्रिया, वो इन दोनों में घटित नहीं होती। उसके बाद में हमारे पास 858 नंबर प्रश्न है, पेरिस्कोप बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? पेरिस्कोप या इसको परिदर्शी भी कहा जाता है, और प्रेक्षक या युद्ध के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है, पनडुब्बियों में इसका प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप का, युद्धपोत या बंकर के पीछे जो छिपे हुए सैनिक होते हैं उनका पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसको बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? हमारे पास ऑप्शन अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का या समांतर दर्पण का। तो इनमें से जो 3 नंबर ऑप्शन है हमारे पास समतल दर्पण, उसका उपयोग पेरिस्कोप बनाने में किया जाता है। उसके बाद में 859 नंबर प्रश्न है हमारे पास, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? जो द्रव और गैस होते हैं उनमें ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? हमारे पास ऑप्शन पहला संवहन द्वारा, चालन द्वारा, विकिरण द्वारा या इन सभी द्वारा। तो द्रवों और गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन प्रक्रिया द्वारा होता है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 60 नंबर प्रश्न, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन रखने के लिए प्रयुक्त होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन रखने के लिए प्रयुक्त होता है। तो हमारे पास ऑप्शन है सोनार, रडार या पेरिस्कोप या दूरदर्शी। इनमें से कौन सा यंत्र है जिसका उपयोग ध्वनि तरंगों की पहचान के लिए किया जाता है? तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है सोनार, उसका उपयोग ध्वनि तरंगों की पहचान और ऋजु रेखा रखने में किया जाता है। उसके बाद में हमारे पास 861 नंबर प्रश्न, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि के लिए माध्यम आवश्यक नहीं है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि ऊष्मा की 3 विधियां हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो उसमें किस विधि के अंदर माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? हमारे पास पहला ऑप्शन संवहन, चालन, विकिरण या इन सभी में। तो किस में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? 3 नंबर जो ऑप्शन है हमारे पास विकिरण विधि, उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद में हमारे पास 862 नंबर प्रश्न, बढ़ते हुए पौधे को किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? तो बढ़ते हुए पौधे को किस तत्व की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? हमारे पास ऑप्शन ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, कार्बन की या सोडियम की। तो बढ़ते हुए पौधे को सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उसके बाद में हमारे पास 863 नंबर प्रश्न, किसी गैस का अणुभार उसके वास्तव घनत्व का कितना होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किसी गैस का अणुभार उसके वास्तव घनत्व का कितना होता है? हमारे पास ऑप्शन 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना। तो किसी गैस का अणुभार उसके वास्तव घनत्व का 2 गुना होता है। इसमें 2 नंबर ऑप्शन है सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 864 नंबर प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो जो परमाणु होता है उसका नाभिक के चारों ओर जहां पर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं उनको बोलते हैं कक्षा कोश ऊर्जा स्तर। उनके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं? ये कक्षाएं होती है के, एल, एम और एन। इस प्रकार से कक्षाएं होती है। इनको n बराबर 1 भी लिखा जा सकता है, 2, 3 और 4।
इनमें इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र होता है 2n²। 2n² है। यहाँ पे n से तात्पर्य कौन सी कक्षा है। अब यहाँ पे पूछा गया दूसरी कक्षा, तो यहाँ पे 2 का मान रखेंगे, 2n की जगह 2 रखेंगे और स्क्वायर, तो 2 को 2 से गुना करें 4, और इस 4 को 2 से और गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। तो दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास 865 नंबर प्रश्न है, ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो ऋण आवेशित परमाणु होते हैं जिनके ऊपर जैसे सोडियम Na-, ये ऋण आवेशित परमाणु हो गया। सीधा सोडियम लिखें तो वो उदासीन होता है, यदि उसके ऊपर माइनस लग गया तो वो ऋण आवेशित हो गया, यदि प्लस लग जाए उसके ऊपर वो होता है धनावेशित। तो प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी उसमें। 1 नंबर ऑप्शन है हमारे पास, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक। जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या है उससे अधिक हो जाएगी, ये गलत है। उसके बाद में परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम, बिल्कुल सही है। जब कोई भी परमाणु ऋणावेशित होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। जैसे सोडियम सीधा है, उसमें 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि इसके ऊपर माइनस लगा है तो माइनस का अर्थ है 1 इलेक्ट्रॉन अंदर आया है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, कुल 11 इलेक्ट्रॉन। तो कुल कितने होते हैं, 11। अब 1 इसमें और आ गया तो इलेक्ट्रॉन कुल कितने हो गए, 12। अब प्रोटॉन की संख्या तो सेम ही रहेगी क्योंकि वो तो नाभिक में बाहर जा नहीं सकता, तो उसमें तो प्रोटॉन तो 11 ही होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 हो गई और प्रोटॉनों की संख्या सेम रहती है। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो हमारे पास, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 866 नंबर प्रश्न, तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। जो तत्वों की प्रकृति होती है उनको किस आधार पर ज्ञात किया जा सकता है या किस गुण से ज्ञात किया जा सकता है। हमारे पास ऑप्शन, परमाणु द्रव्यमान के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा, परमाणु भार द्वारा या परमाणु क्रमांक के द्वारा। तो तत्वों की प्रकृति को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो m सेल में मौजूद रह सकती है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो हमने अभी बात की कि इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं या कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। पहली जो कक्षा होती है वो होती है K, दूसरी L और तीसरी होती है M और चौथी होती है N। इस प्रकार से कक्षाएं होती है। पहली कक्षा होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का सूत्र होता है 2n²। हमारे पास n से तात्पर्य होता है कौन सी कक्षा, यहाँ पे m लिखा हुआ है। m से तात्पर्य कि हमारे पास n बराबर में कितना हो जाएगा, तीसरी कक्षा। तो n की जगह हम 3 रखेंगे, 2 ब्रैकेट बंद 3, उसके बाद में 2। तो 3 को 2 बार गुणा करेंगे, 3 तिया 9 और 9 को इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। तो m सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। उसके बाद में हमारे पास सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है। तो 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है हमारे पास, 22। 2 नंबर ऑप्शन है जो 22.4 लीटर आयतन होता है। उसके बाद में हमारे पास 869 नंबर प्रश्न, 1 मोल में कुल परमाणुओं की संख्या है। जो 1 मोल होता है उसमें कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो इसके अंदर जो हमारे पास 3 नंबर ऑप्शन 6.023 × 10⁻23 वो सही हो जाएगा। तो 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं, 6.023 × 10⁻23 इतने परमाणु होते हैं। उसके बाद में 870 नंबर प्रश्न है हमारे पास, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है हमारे पास, जो पहला ऑप्शन है तांबा, जस्ता और निकल।
जर्मन सिल्वर, इन सभी का मिश्रण होता है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 871 नंबर प्रश्न, जल में अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है? जल में अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या होता है? ऑप्शन है हमारे पास कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के नाइट्रेट्स, कैल्शियम, 2 नंबर ऑप्शन हमारे पास कैल्शियम व मैग्नीशियम के सल्फेट, और 3 नंबर है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। 4 नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारे पास जो 3 नंबर ऑप्शन है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, ये जल की अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण होता है। उसके बाद में हमारे पास 872 नंबर प्रश्न, जल की कठोरता कैसे दूर की जाती है? तो जल की कठोरता कैसे दूर की जाती है? हमारे पास ऑप्शन पहला, जल में ब्लीचिंग पाउडर डालकर, जल में क्लोरीन डालकर, जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर, या जल में DDT डालकर। तो इसमें से जल की कठोरता जो 3 नंबर ऑप्शन है हमारे पास, जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उसकी कठोरता दूर की जा सकती है। तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? यहाँ पे कूलाम होगा, क्यों कूलाम। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है, जो 1 नंबर ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास, -1.6 इंटू 10 की -19 कूलाम। 1 नंबर ऑप्शन है सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 874 नंबर प्रश्न, रेगिस्तान में होने वाली मृगमरीचिका का कारण है। जो रेगिस्तान में मृगमरीचिका होती है उसका क्या कारण होता है? मृगमरीचिका क्या होती है कि जैसे गर्मियों के अंदर दूरी पर बहुत दूर क्या होता है कि जल दिखाई देता है, लेकिन जैसे हम उसके पास जाते हैं तो वो जल नहीं होता है। तो ऐसा आभास होता है, दूर जगह पर जल का आभास होना क्या कहलाता है? मृगमरीचिका कहलाता है। और मृगमरीचिका किस घटना के द्वारा बनता है? ऑप्शन हमारे पास परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, या फिर किरणन के कारण। तो रेगिस्तान में मृगमरीचिका मतलब जो हिरण होते हैं वो पानी की तलाश में, उनको गर्मियों में पानी दिखाई देता है दूर दूर तक, वो वहां पर भाग के जाते हैं और वहां पर कोई पानी नहीं होता है, फिर दूसरी जगह पे उनको पानी दिखाई देता है इस घटना के द्वारा, तो फिर भाग के वो वहां जाते हैं। तो इस प्रकार वो भाग कर चीख कर मर जाते हैं, इसलिए इस घटना का नाम क्या हुआ? मृगमरीचिका। किस घटना का परिणाम है यह? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का परिणाम है। उसके बाद में गन्ने में लाल सड़न का कारण है। जो गले में गन्ना होता है उसमें लाल सड़न जो रोग होता है वो किस कारण होता है? हमारे पास ऑप्शन कवक के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, या कोई नहीं। तो गन्ने में लाल सड़न रोग कवक के द्वारा होता है। 1 नंबर ऑप्शन सही। उसके बाद में हमारे पास 876 नंबर प्रश्न, निम्न में से विषाणु जनित रोग है। तो इनमें से विषाणु जनित कौन सा रोग है? हमारे पास ऑप्शन पोलियो, पीलिया, टाइफाइड, या कुष्ठ रोग। तो इनमें से जो विषाणु जनित रोग है वो कौन सा है? पोलियो रोग है। उसके बाद में हमारे पास 877 नंबर प्रश्न, सिंगाड़े का खाया जाने वाला भाग है। तो सिंगाड़े का कौन सा भाग खाया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास बीज, फूल, तना, या जड़। तो सिंगाड़े का कौन सा भाग खाया जाता है? बीज वाला भाग खाया जाता है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 878 नंबर प्रश्न, केंचुआ किस अंग से श्वसन क्रिया करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न कि केंचुआ किस अंग से श्वसन क्रिया करता है। ऑप्शन है हमारे पास गिल द्वारा, गिल्स या फेफड़े द्वारा, त्वचा द्वारा, या श्वास नली द्वारा। तो केंचुआ जो हमारे पास 3 नंबर ऑप्शन है त्वचा द्वारा श्वसन की क्रिया करता है। उसके बाद में हमारे पास बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बनाया जाता है?
जो बिजली का बल्ब होता है उसका फिलामेंट किस धातु का बनाया जाता है? ऑप्शन हमारे पास पहला टंगस्टन का, 2 नंबर क्रोमियम का, 3 नंबर निकल का, 4 नंबर एल्यूमिनियम का। तो बिजली का जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 880 नंबर प्रश्न, पानी का असंगत व्यवहार किस ताप पर पाया जाता है? तो पानी का असंगत व्यवहार किस ताप पर पाया जाता है? हमारे पास जो 2 नंबर ऑप्शन है, 0 डिग्री से 4 डिग्री तक पानी का असंगत व्यवहार होता है। उसके बाद में हमारे पास निम्न में से कौन सा प्लास्टिक नॉन स्टिक बर्तनों पर चढ़ाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कौन सा प्लास्टिक नॉन स्टिक बर्तनों पर चढ़ाया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास टेफलॉन, पीवीसी, बेकेलाइट या उपयुक्त सभी। इनमें से जो हमारे पास 1 नंबर ऑप्शन है टेफलॉन, वो नॉन स्टिक बर्तनों पर चढ़ाया जाता है। उसके बाद में हमारे पास 882 नंबर प्रश्न है, सीमेंट निर्माण हेतु उपयोगी खनिज है? सीमेंट निर्माण हेतु उपयोगी खनिज कौन सा है? हमारे पास ऑप्शन है चूना पत्थर, घिया पत्थर, टंगस्टन या तांबा। तो सीमेंट निर्माण हेतु चूना पत्थर बहुत ही उपयोगी होता है। 883 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रह को ग्रीन हाउस गैस का सर्वाधिक प्रभाव होने के कारण ग्रीन हाउस ग्रह भी कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कौन सा ग्रह है जिस पर ग्रीन हाउस गैस का सर्वाधिक प्रभाव होने के कारण उसे ग्रीन हाउस ग्रह भी कहा जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन शुक्र ग्रह को, मंगल को, पृथ्वी को या बृहस्पति को, इनमें से किसको कहा जाता है ग्रीन हाउस ग्रह? जो 1 नंबर ऑप्शन है हमारे पास शुक्र, उसको ग्रीन हाउस ग्रह कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 884 नंबर प्रश्न, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस निम्नलिखित में से किसके तापीय अपघटन द्वारा बनाई जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस का निर्माण किया जाता है किसके तापीय अपघटन द्वारा बनाई जाती है? ऑप्शन हमारे पास पोटेशियम क्लोरेट के द्वारा, पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा, पोटेशियम सल्फेट के द्वारा या पोटेशियम ऑक्साइड के द्वारा। तो प्रयोगशाला में ऑक्सीजन पोटेशियम क्लोरेट के तापीय अपघटन द्वारा बनाई जाती है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 885 नंबर प्रश्न, पदार्थ की वह कौन सी अवस्था है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, जिसमें अणुओं की गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है तथा घनत्व सबसे कम होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। मुख्य 3 अवस्थाएं होती है, उनमें से कौन सी अवस्था है जिसमें गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है और घनत्व जो होता है वो सबसे कम होता है? तो हमारे पास जो 3 नंबर ऑप्शन है गैस, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 886 नंबर प्रश्न, निम्न में से क्रिस्टलीय पदार्थ नहीं है? तो इनमें से कौन सा क्रिस्टलीय पदार्थ नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास कपूर, चीनी, नमक या गंधक। तो इनमें से जो क्रिस्टलीय पदार्थ नहीं होता है वो कौन सा नहीं होता? कपूर नहीं होता। उसके बाद में हमारे पास 887 नंबर प्रश्न, कैल्शियम व फास्फोरस उपापचय का नियंत्रण करने वाला हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कैल्शियम व फास्फोरस उपापचय का नियंत्रण करने वाला हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है। ऑप्शन है हमारे पास थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि या अग्नाशय ग्रंथि। तो इसमें से हमारे पास जो 2 नंबर ऑप्शन है पैराथायराइड ग्रंथि, वो सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 888 नंबर प्रश्न, अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से पौधों के मर जाने का कारण है? अत्यधिक जो रासायनिक उर्वरक होते हैं उनका उपयोग हम करते हैं तो पौधे के कौन से गुण मर जाते हैं? एक तो 1 नंबर ऑप्शन वही प्रासरण की क्रिया नहीं होगी, उसमें अंतःप्रासरण की क्रिया भी नहीं होगी, अंतःचूषण
ये भी क्रिया नहीं होगी तो ये उपयुक्त सभी गुण पादपों के अंदर मर जाएंगे। उसके बाद में हमारे पास अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन में प्रयुक्त तरंगे हैं। जो अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन होती है उसमें कौन सी तरंगे काम में ली जाती है? ऑप्शन हमारे पास पहला प्रासर्वीय धमनी तरंगे, रेडियो तरंगे, लेजर तरंगे या उनमें से कोई नहीं। तो अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन में प्रासर्वीय ध्वनि तरंगे काम में ली जाती है। 890 नंबर प्रश्न है हमारे पास, प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है। जो प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है वो उसका कारण क्या है? ऑप्शन हमारे पास परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या अवशोषण। तो प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का क्या कारण होता है? परावर्तन होता है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 891 नंबर प्रश्न, सौरमंडल के कौन कौन से ग्रहों की परिभ्रमण दिशा पूर्व से पश्चिम है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सौरमंडल के ग्रहों से संबंधित एक प्रश्न जरूर हर बार पूछा जाता है रीट में। तो सौरमंडल के कौन कौन से ग्रहों की परिभ्रमण जो काल होता है या परिभ्रमण की दिशा होती है पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। तो ऑप्शन हमारे पास 1 नंबर बुध और शुक्र या शुक्र अरुण, 3 नंबर ऑप्शन पृथ्वी या मंगल या कोई नहीं। तो इनमें से जो हमारे पास 2 नंबर ऑप्शन है शुक्र और अरुण, उसका जो परिभ्रमण काल होता है या परिभ्रमण की दिशा होती है वो पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। उसके बाद में 892 नंबर हमारे पास प्रश्न है, लोहे की छड़ी के एक सिरे पर चोट मारने पर छड़ में उत्पन्न तरंगे होगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न कि लोहे की छड़ी के एक सिरे पर चोट मारने पर छड़ में उत्पन्न तरंगे होगी। तो छड़ में कौन सी तरंगे उत्पन्न होगी यदि उसके एक सिरे पर चोट मारे? ऑप्शन है हमारे पास अनुप्रस्थ, विद्युत चुंबकीय, अनुदैर्ध्य या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंगे होगी। उसके बाद में हमारे पास 893 नंबर प्रश्न, कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। तो कोबाल्ट 60 का उपयोग किस में किया जाता है? हमारे पास ऑप्शन थायराइड के उपचार में, कैंसर के उपचार में, त्वचा रोग के उपचार में या एनीमिया के उपचार में। तो कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। उसके बाद में हमारे पास 894 नंबर प्रश्न है, पानी को जीवाणु रहित बनाने के लिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न कि पानी को जीवाणु रहित बनाने के लिए जो ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है उसमें कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? उसमें कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? ऑप्शन हमारे पास अमोनिया, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। इनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? अमोनिया उत्सर्जित होती है। उसके बाद में हमारे पास 895 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी गैस रॉकेट में ईंधन के रूप में प्रयुक्त की जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न कि जो रॉकेट होती है उसमें ईंधन के रूप में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? रॉकेट जो ऊपर की ओर जाती है तो न्यूटन के तीसरे नियम के आधार पर कार्य करती है, उसमें कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? हमारे पास ऑप्शन द्रवित हाइड्रोजन का, द्रवित नाइट्रोजन का, द्रवित ऑक्सीजन का, द्रवित नियोन का। तो रॉकेट में जो हमारे पास पहला ऑप्शन है द्रवित हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। 896 नंबर प्रश्न हमारे पास, निम्न में से किस कारण एक वृक्ष की छाया एक छत की छाया की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो एक वृक्ष होता है उसकी छाया एक छत की छाया से बहुत ही ठंडी होती है। क्या कारण होता है? हमारे पास ऑप्शन वाष्पोत्सर्जन के कारण, हरित लवण के कारण, प्रकाश संश्लेषण के कारण या उपयुक्त सभी के कारण। तो इनमें से हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन के कारण जो क्रिया होती है ट्रांसपीरेशन की, उसके कारण पौधों की छाया एक छत की छाया से अधिक ठंडी होती है। उसके बाद में 897 नंबर प्रश्न है हमारे पास, शरीर की समस्त उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण करने वाला हार्मोन है। तो शरीर की समस्त उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास थायरोक्सिन हार्मोन,
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो इनमें से कौन सा हार्मोन होगा? जो 1 नंबर ऑप्शन है हमारे पास थायरोक्सिन हार्मोन, वो क्या करता है? शरीर की सभी प्रकार की उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। उसके बाद में 898 नंबर प्रश्न है हमारे पास, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन हमारे पास अपवर्तन के, परावर्तन के, प्रकीर्णन के या विवर्तन के। तो इनमें से जो हमारे पास 2 नंबर ऑप्शन है परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। 899 नंबर प्रश्न है हमारे पास, शुष्क वायु की अपेक्षा नम वायु में ध्वनि की चाल होती है। तो ध्वनि की चाल क्या होती है नम वायु में? अधिक, कम, समान या अनिश्चित। तो शुष्क वायु की अपेक्षा नम वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है? अधिक होती है। उसके बाद में हमारे पास 900 नंबर प्रश्न, आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा मिश्रण है? तो निम्न में से कौन सा मिश्रण है? हमारे पास ऑप्शन हवा, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, नाइट्रोजन। तो इनमें से कौन सा मिश्रण है? हमारे पास जो पहला ऑप्शन है हवा, वह मिश्रण का उदाहरण है। तो यह था आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।